बीच हाईवे पर जब फौजी और दरोगा आमने सामने हुए, एक चेकिंग ने पूरे सिस्टम में भूचाल ला दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत है। हमारे देश की सरहदों पर जो जवान शून्य से भी नीचे के तापमान में अपनी उंगलियों को सुन्न कर देने वाली ठंड में बंदूक ताने खड़े रहते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ चंद रुपयों की तनख्वाह के लिए? जी नहीं, वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनके देशवासी, उनका परिवार और उनका समाज अपने घरों में चैन की नींद सो सके। एक फौजी अपना पूरा जीवन अनुशासन और देशभक्ति के नाम कर देता है। लेकिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश की मिट्टी की रक्षा के लिए वह फौजी अपना खून बहाता है, उसी देश के भीतर कुछ भ्रष्ट लोग उस फौजी के परिवार और उसकी मजबूरियों का सरेआम मजाक उड़ाते हैं। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही जांबाज फौजी और एक सत्ता के नशे में चूर भ्रष्ट दरोगा की है। जब बीच हाईवे के सन्नाटे में इन दोनों का आमना सामना हुआ, तो उस एक रात की चेकिंग ने पूरे पुलिस महकमे और सिस्टम की जड़ें हिलाकर रख दी। आज की यह कहानी आपके भीतर देशभक्ति की एक ऐसी ज्वाला जला देगी जिसे आप कभी बुझा नहीं पाएंगे। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, मेरी आवाज के साथ जुड़िए और इस रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा पर मेरे साथ चलिए। यह कहानी है सूरजपुर जिले की। इसी जिले के एक छोटे से गांव में सूर्यकांत वाजपेयी नाम का एक नौजवान रहता था। सूर्यकांत भारतीय सेना की मराठा लाइट इन्फेंट्री में एक सूबेदार था। इन दिनों उसकी तैनाती सियाचिन ग्लेशियर की उन बर्फीली और जानलेवा चोटियों पर थी, जहां सांस लेना भी किसी जंग जीतने से कम नहीं होता। सूर्यकांत के पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ कौशल्या देवी थीं, जो अपने बेटे की सलामती के लिए दिन रात भगवान से प्रार्थना करती थी। एक दिन जब सूर्यकांत अपनी ड्यूटी पूरी करके बेस कैंप लौटा, तो उसे अपने गांव के सरपंच का एक बहुत ही घबराहट भरा संदेश मिला। सरपंच ने बताया कि कौशल्या देवी को दिल का भयंकर दौरा पड़ा है और उन्हें शहर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने कहा है कि 24 घंटे के भीतर उनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए 3 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है। यह खबर सुनते ही सूर्यकांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपने कमांडिंग ऑफिसर से आपातकालीन छुट्टी ली। उसने अपने प्रोविडेंट फंड पीएफ और अपनी जिंदगी भर की बचत से 3 लाख रुपए नकद निकाले, उन्हें अपनी एक पुरानी कैनवस की पीठ वाली थैली बैग में रखा और अपनी मां की जान बचाने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ा। लगातार 2 दिन और 2 रातों के थका देने वाले सफर के बाद सूर्यकांत रात के 11 बजे सूरजपुर स्टेशन पहुंचा। शहर का अस्पताल वहां से लगभग 60 किलोमीटर दूर था और रात के समय कोई बस या टैक्सी नहीं चल रही थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी और हवा में एक कंपा देने वाली ठंड थी। अपनी मां की जान की फिक्र में सूर्यकांत ने स्टेशन के बाहर एक जान पहचान वाले ढाबे वाले से उसकी पुरानी मोटरसाइकिल मांगी और उस सुनसान अंधेरे हाईवे पर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। उसी रात सूरजपुर हाईवे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पुलिस का नाका बैरिकेड लगा हुआ था। इस नाके का इंचार्ज था दरोगा भैरवनाथ। दरोगा भैरवनाथ उस पूरे इलाके का सबसे भ्रष्ट, क्रूर और लालची पुलिस वाला था। उसके लिए रात की चेकिंग का मतलब कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि ट्रकों और मासूम मुसाफिरों से डरा धमका कर वसूली करना था। शराब के नशे में चूर भैरवनाथ अपने कुछ सिपाहियों के साथ नाके पर बैठा ट्रकों से पैसे ऐंठ रहा था। रात के करीब 1 बज रहे थे। बारिश का पानी चीरती हुई सूर्यकांत की मोटरसाइकिल उस नाके के पास पहुंची। एक सिपाही ने अपनी लाठी हवा में लहराते हुए और टॉर्च की तेज रोशनी सूर्यकांत की आंखों पर मारते हुए उसे रुकने का इशारा किया। सूर्यकांत ने बहुत ही शांति से अपनी मोटरसाइकिल रोकी। उसके कपड़े भीग चुके थे और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में अपनी मां के लिए एक तड़प थी। दरोगा भैरवनाथ लड़खड़ाते कदमों से सूर्यकांत के पास आया। उसने अपनी जीप के बोनेट पर रखा पान चबाते हुए सूर्यकांत को ऊपर से नीचे तक घूरा। इतनी रात को इस तूफानी बारिश में कहाँ मुंह उठाए जा रहा है बे? और ये पीठ पर इतना बड़ा झोला कैसा है? खोल इसे, भैरवनाथ ने कर्कश आवाज में कहा। सूर्यकांत ने बहुत ही नम्रता से कहा, दरोगा जी, मैं सूबेदार सूर्यकांत हूं, भारतीय सेना से। मेरी मां को दिल का दौरा पड़ा है और वो शहर के अस्पताल में मौत से लड़ रही हैं। इस झोले में मेरे कपड़े और उनके ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे हैं।
मुझे जल्दी जाने दीजिए, डॉक्टरों ने सिर्फ सुबह तक का समय दिया है। सेना का नाम सुनकर अक्सर लोग इज्जत से पेश आते हैं, लेकिन भैरवनाथ के सिर पर तो पैसों का भूत सवार था। उसने सूर्यकांत की बात को अनसुना कर दिया और अपने सिपाही को झोला छीनने का इशारा किया। सिपाही ने झोला खींचा और उसे जीप के बोनेट पर पलट दिया। झोले से कपड़ों के साथ साथ वो 3 लाख रुपए की गड्डियां भी बाहर गिर पड़ी। इतनी बड़ी नकद रकम देखकर भैरवनाथ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके लालची होंठ पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। भैरवनाथ ने रुपयों की गड्डी हाथ में लेते हुए कहा, अरे वाह! फौजी की तनख्वाह इतनी तो नहीं होती कि वो रात के अंधेरे में 3 लाख रुपए लेकर घूमे। सच सच बता, ये चोरी का माल है या किसी को मारने की सुपारी लेकर जा रहा है? सूर्यकांत के सीने में एक टीस उठी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए दरोगा जी। ये मेरी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई है। मैंने अपना पीएफ निकाला है। मेरी माँ अस्पताल के बिस्तर पर आखिरी सांसें गिन रही है। अगर मैं सुबह तक ये पैसे नहीं पहुंचा पाया, तो मेरी माँ मर जाएगी। मैं आपको अपना फौजी पहचान पत्र, आईडी कार्ड दिखाता हूं। सूर्यकांत ने अपनी जेब से अपना मिलिट्री आईडी कार्ड निकाला और भैरवनाथ की तरफ बढ़ाया। लेकिन भैरवनाथ ने उस पवित्र पहचान पत्र को अपने हाथ से झटक दिया और वो कार्ड कीचड़ भरे पानी में जा गिरा। भैरवनाथ ने ठहाका लगाते हुए कहा, यह फौजी कार्ड का रौब सरहद पर दिखाना, भैरवनाथ के नाके पर नहीं। यहां मेरा कानून चलता है। देख फौजी, अगर तू चाहता है कि मैं इन पैसों को अवैध बताकर जब्त न करूं और तुझे हवालात में न डालूं, तो इसमें से 1 लाख रुपए मुझे दे दे। बाकी के 2 लाख लेकर अपनी माँ का इलाज करा लेना। वरना तेरी माँ तो मरेगी ही, तू भी बरसों जेल की चक्की पीसेगा। अपनी माँ की जान की कीमत पर सरेआम रिश्वत की यह नीच मांग सुनकर सूर्यकांत के शरीर का सारा खून खौलने लगा। जो फौजी सरहद पर दुश्मनों के तोपों से नहीं डरता था, आज उसे एक भ्रष्ट दरोगा अपनी लाठी का खौफ दिखा रहा था। सूर्यकांत ने कीचड़ से अपना पहचान पत्र उठाया, उसे अपने माथे से लगाया और सीने की जेब में रख लिया। उसने अपनी आंखों में एक ऐसा खौफनाक तूफान समेटकर भैरवनाथ की तरफ देखा, जिसे देखकर एक पल के लिए दरोगा का भी नशा उतर गया। सूर्यकांत ने एक बहुत ही शांत लेकिन बर्फीली आवाज में कहा, दरोगा भैरवनाथ, मेरी माँ ने मुझे बचपन से सिखाया है कि पसीने की कमाई का 1 रुपया भी किसी हरामखोर को नहीं देना चाहिए। ये पैसे मेरी माँ की सांसें हैं। मैं इनमें से एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं दूंगा। चुपचाप मेरे पैसे वापस मेरे झोले में रखो और मुझे जाने दो, वरना इसका अंजाम तुम्हारे इस पूरे थाने के लिए बहुत बुरा होगा। यह सुनते ही भैरवनाथ का अहंकार भड़क उठा। एक मामूली मुसाफिर बीच हाईवे पर उसे चुनौती दे रहा था। भैरवनाथ ने गालियां बकते हुए अपनी भारी लाठी हवा में उठाई और सूर्यकांत के सिर पर वार करने के लिए कहा, तेरी ये हिम्मत कि तू मुझे अंजाम बताएगा। आज मैं तेरी सारी फौजीगिरी इसी हाईवे की रगड़ में निकाल दूंगा। लेकिन इससे पहले कि वह भारी लाठी सूर्यकांत के सिर को छू पाती, एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज उस तूफानी रात में भी साफ सुनाई दी। सूर्यकांत ने अपनी बाईं बाह से उस लाठी के वार को इतनी मजबूती से रोका कि लाठी के 2 टुकड़े हो गए। पलक झपकते ही सूर्यकांत ने भैरवनाथ की कलाई को अपने लोहे जैसे हाथों में जकड़ा और उसे एक झटके से मोड़ दिया। भैरवनाथ के मुंह से दर्द की एक भयानक चीख निकल गई। आह! मेरा हाथ तोड़ दिया इस फौजी ने, भैरवनाथ दर्द से तिलमिला उठा। वहां खड़े 4 सिपाहियों ने तुरंत अपनी बंदूकें निकाल लीं और सूर्यकांत की तरफ दौड़े। लेकिन वो सिपाही यह भूल गए थे कि उनके सामने कोई आम इंसान नहीं, बल्कि मराठा लाइट इन्फेंट्री का वो खूंखार सूबेदार खड़ा था जिसने सरहद पर आतंक की आंखों में आंखें डालकर मौत को हराया था। जैसे ही पहले सिपाही ने बंदूक का कुंदा सूर्यकांत की तरफ मारा, सूर्यकांत ने हवा में गोता लगाते हुए उस सिपाही के सीने पर एक ऐसी अचूक लात मारी कि वह उड़ता हुआ सीधा बैरिकेड से जा टकराया। दूसरे सिपाही की राइफल को उसने एक झटके में छीन लिया और उसकी राइफल की मैगजीन निकालकर उसे नाले में फेंक दिया। महज 30 सेकंड के भीतर उस बीच हाईवे पर सूर्यकांत ने सेना की घातक निहत्थी लड़ाई, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट का ऐसा खौफनाक और अचूक प्रदर्शन किया कि भैरवनाथ और उसके सारे सिपाही लहूलुहान होकर जमीन पर कीचड़ में पड़े कराह रहे थे। सूर्यकांत ने किसी की जान नहीं ली थी, लेकिन उनके शरीर की हर उस हड्डी को दर्द से भर दिया था जो थरीबों को डराने के काम आती थी।
सूर्यकांत ने अपने सारे पैसे समेटे और उन्हें झोले में रखा। भैरवनाथ जमीन पर पड़ा डर से कांप रहा था। उसका सारा गुरूर उस बारिश के पानी में बह चुका था। सूर्यकांत ने भैरवनाथ के कॉलर को पकड़ा और उसे खींचकर खड़ा किया। सूर्यकांत ने गरजते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है दरोगा? जो फौजी देश की मिट्टी के लिए अपनी छाती पर गोलियां खा सकता है, वो अपनी जन्म देने वाली मां के लिए तुम्हारी इन गीदड़ भभकियों से डर जाएगा? तुमने आज सिर्फ एक फौजी को नहीं रोका है, तुमने इस देश की उस वर्दी का अपमान किया है जो हमें सम्मान सिखाती है। सूर्यकांत ने अपनी जेब से फोन निकाला और सीधे शहर के एक बहुत ही ईमानदार और सख्त अधिकारी डीएसपी चंद्रशेखर को फोन लगाया, जो सूर्यकांत के एक पुराने मित्र के भाई भी थे। सूर्यकांत ने उन्हें हाईवे की पूरी घटना और इस भ्रष्ट नाके की सच्चाई बता दी। 15 मिनट के भीतर ही हाईवे पर पुलिस की कई गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। डीएसपी चंद्रशेखर अपनी पूरी एसटीएफ की टीम के साथ वहां पहुंच गए। उनके साथ आर्मी कैंटोनमेंट की मिलिट्री पुलिस, एमपी की एक गाड़ी भी आ चुकी थी। जब डीएसपी चंद्रशेखर ने उस हाईवे का नजारा देखा, जहां पूरा बैरिकेड टूटा पड़ा था और वो भ्रष्ट दरोगा भैरवनाथ जो अपनी गुंडागर्दी के लिए मशहूर था, वो एक फौजी के सामने जमीन पर पड़ा रो रहा था, तो उन्हें सारी सच्चाई समझने में देर नहीं लगी। डीएसपी चंद्रशेखर ने आगे बढ़कर सूबेदार सूर्यकांत को एक सम्मानजनक सैल्यूट किया और फिर भैरवनाथ की तरफ मुड़े। डीएसपी चंद्रशेखर ने बहुत ही कड़क आवाज में अपने जवानों को आदेश दिया, इस गद्दार के कंधों से अभी इसी वक्त ये पुलिस के सितारे नोच लो। इसने खाकी वर्दी का सौदा किया है। एक फौजी जो हमारी रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा है, उसकी मरती हुई मां के पैसों पर इसने नजर डाली है। इसे हथकड़ियां पहनाओ और इसके पूरे गिरोह को जेल की सबसे अंधेरी कोठरी में डालो। इन पर लूट, भ्रष्टाचार और देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। भैरवनाथ फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन आज उसके लिए किसी के दिल में कोई रहम नहीं था। उसे जानवरों की तरह घसीटकर पुलिस वैन में डाल दिया गया। डीएसपी चंद्रशेखर ने अपनी सरकारी गाड़ी से सूबेदार सूर्यकांत को पूरे सम्मान और सायरन के साथ शहर के उस अस्पताल तक पहुंचाया। जब सूर्यकांत अस्पताल पहुंचा, तो सुबह हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कौशल्या देवी का ऑपरेशन शुरू कर दिया था। सूर्यकांत ने वो 3 लाख रुपए अस्पताल के काउंटर पर जमा किए और अपनी मां के ऑपरेशन थिएटर के बाहर जमीन पर बैठ गया। घंटों की जद्दोजहद के बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने सूर्यकांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि ऑपरेशन सफल रहा है और उसकी मां अब खतरे से बाहर है। यह सुनकर उस जांबाज फौजी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। जो फौजी पूरी रात बीच हाईवे पर मौत से लड़ रहा था, वह आज अपनी मां की जिंदगी की खबर सुनकर एक छोटे बच्चे की तरह रो पड़ा। कुछ ही दिनों में दरोगा भैरवनाथ और उसके सभी भ्रष्ट साथियों को पुलिस महकमे से बर्खास्त कर दिया गया और उन्हें सालों की लंबी सजा सुनाई गई। सूरजपुर के पूरे सिस्टम में एक ऐसा भूचाल आ गया था कि हर एक भ्रष्ट अधिकारी अब किसी भी आम नागरिक को तंग करने से पहले 100 बार कांपता था। दोस्तों, सत्ता और कुर्सी इंसान को ताकत जरूर देती है, लेकिन जब उस ताकत का इस्तेमाल गरीबों को कुचलने और मजबूरों को लूटने के लिए किया जाता है, तो अंत में उसका हश्र बहुत ही खौफनाक होता है। हमारे देश के फौजी जब अपनी छुट्टियां लेकर घर आते हैं, तो वे सिर्फ एक बेटा, एक पति या एक पिता होते हैं। उन्हें किसी विशेष सम्मान की नहीं, बस एक आम इज्जत की दरकार होती है। भैरवनाथ जैसे लोग यह भूल जाते हैं कि जिस देश की मिट्टी में सेना के जवानों का पसीना मिला हो, वहां किसी भी अत्याचारी का गुरूर ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। अगर आपको सूबेदार सूर्यकांत का यह अदम्य साहस और भारतीय सेना का यह सम्मान पसंद आया हो, तो इस कहानी को अपने परिवार, अपने दोस्तों और हर उस इंसान के साथ जरूर साझा करें जो हमारे देश के जवानों से प्यार करता है। क्या पता, आपकी एक शेयरिंग से किसी भ्रष्ट का अहंकार टूट जाए और किसी मजबूर को न्याय मिल जाए। वर्मा स्टोरीज पर अपना यह अटूट प्रेम और विश्वास ऐसे ही बनाए रखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और ऐसी ही रोमांचक, प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सच का साथ दें, अपने माता पिता की सेवा करें और हमारे फौजी भाइयों को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। जय हिंद, नमस्कार।